नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज के इस स्पेसिफिक वीडियो में हमें शुरुआत करनी है पोषण, आहार एवं पोषक तत्व एक नए टॉपिक की, जिसके अंतर्गत हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। समय का अभाव है, एग्जाम आने वाला है, इसलिए डायरेक्ट हम पहुंचते हैं टॉपिक पर कि आखिर पोषण। पहले एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि पोषण क्या है। दोस्तों, पोषण को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। एक है जंतु पोषण और दूसरा पादप पोषण। पोषण को दो भागों में कैटेगराइज किया, जंतु पोषण और पादप पोषण। दोस्तों, जंतु पोषण को फिर से 3 भागों में विभाजित किया है। हम विस्तार से आने वाले समय में इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे एक एक बिंदु की। आपको निश्चिंत रहना है और समय का इंतजार करना है। जंतु पोषण किन 3 भागों में बांटा गया? पूर्णभोजी, परजीवी एवं मृतोपजीवी। इसी प्रकार से दोस्तों पादप पोषण भी 2 भागों में, स्वपोषण एवं विषम पोषण। अब दोस्तों, स्वपोषण के भी 2 भाग हैं। एक स्वपोषण होता है प्रकाश स्वपोषण और दूसरा होता है रासायनिक स्वपोषण। इतनी चीजों को आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से। एक न्यूज यहां पर दी गई है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने पोषण वाटिका का नाम बदलकर रानी की बगिया कर दिया। क्या कर दिया नाम? रानी की बगिया। इसका नाम बदला है, पोषण वाटिका का नाम बदला है। इतना आप ध्यान रख लें। अब हम शुरुआत करते हैं सीधी टॉपिक की कि आखिर दोस्तों पोषण होता क्या है। ध्यान रखें दोस्तों, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं। पहली चीज, इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग होता है तथा अपशिष्ट का परित्याग करते हैं। यह प्रक्रम पोषण कहलाता है। पोषण में होता क्या है? सबसे पहले जो जीवित जंतु हैं वे भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो भोजन प्राप्त करते हैं उसका उपयोग होता है अलग अलग प्रक्रियाओं में। इस उपयोग के बाद जो अपशिष्ट होता है उसका परित्याग करते हैं। ठीक, तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसे ही कहा जाता है पोषण। इस बात को आप ध्यान रखें। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। और दोस्तों, जंतु में 3 प्रकार का पोषण होता है जो हमने ऊपर देखा है फ्लो चार्ट में। पहला पूर्णभोजी पोषण। अब ये क्या होता है दोस्तों? इसमें जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसे पचाकर अवशोषित करते हैं। यह कहलाता है पूर्णभोजी पोषण। इसमें होता क्या है? पोषक पदार्थ जंतु ग्रहण करेगा, उसको पचाएगा और अवशोषित कर लेगा। और 4 प्रकार का होता है जिसमें शामिल है सबसे पहला शाकाहारी, फिर दोस्तों मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। चारों की चर्चा करनी है। शुरुआत करनी है शाकाहारी से। ठीक, तो शाकाहारी में क्या है दोस्तों? जो प्राणी पादपों से भोजन लेते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधों से, उन्हें शाकाहारी प्राणी या शाकाहारी जंतु कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी इसमें आते हैं। फिर बात करते हैं मांसाहारी की। दोस्तों, जो प्राणी अन्य जंतुओं के मांस से भोजन प्राप्त करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। शेर, चीता इसमें आते हैं। फिर सर्वाहारी, दोस्तों जो प्राणी पादप तथा जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे प्राणी जो पादप और जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात वे जंतु या प्राणी जो पेड़ पौधों, साग सब्जी, फल फ्रूट खाते हैं, साथ ही साथ मांस भक्षण भी करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। जैसे कौवा, मानव आदि। कुछ मानव शाकाहारी होते हैं, कुछ मानव मांसाहारी होते हैं। सिर्फ मांसाहारी बहुत कम आपको मानव दिखेंगे, है ना। शाकाहारी और सर्वाहारी ही दिखेंगे, है ना। इस बात को ध्यान रखें। फिर दोस्तों अपमार्जक, कुछ क्या दोस्तों ना के बराबर ही दिखेंगे आपको कि सिर्फ मांस मांस खाते हो ना। तो मानव सर्वाहारी और शाकाहारी 2 प्रकार के होते हैं। फिर दोस्तों अपमार्जक, अपमार्जक क्या करते हैं? जो प्राणी मृत जंतुओं से भोजन करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे कि चींटी, वल्चर जिसे हम गिद्ध कहते हैं आदि। चींटी को आपने देखा होगा कि चींटी चींटे को उठा के ले जा रही है, बहुत सारे टिड्डे को उठा के ले जा रही है, कॉकरोच को जो मर जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारी चींटी मिलके एक कॉकरोच को उठा के ले जाती हैं इस प्रकार से। तो ये है अपमार्जक, ये मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होगी। अब आप मुझे बताएं कि जो मेरी स्पीड है, टेम्पो की बात करें या जल्दी जल्दी कवर करने की बात करें, दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको तेज तो नहीं लग रही है? यदि ऐसा है तो मैं इसी स्पीड को कंटिन्यू करूंगा। यदि आपको स्पीड तेज लग रही है तो मुझे अवगत जरूर कराएं, नहीं तो इससे आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो मुझे जरूर बताएं कि जिस स्पीड से फिलहाल हम इस यूनिट को कवर कर रहे हैं वो ठीक है कि इसको स्लो किया जाए, है ना। आपको ये बात जरूर बतानी है कमेंट सेक्शन में। ठीक, हमने बात कर ली जंतु पोषण में 3 में से पहले प्रकार की पूर्णभोजी। अब बात करते हैं हम परजीवी की। इसमें होता क्या है दोस्तों? एक जंतु अपने भोजन को दूसरे जंतु से प्राप्त करते हैं, दूसरे जंतु को भोजन नहीं बनाते, याद रखना है।
परजीवी में होता क्या है कि एक जंतु दूसरे जंतु से भोजन प्राप्त करता है, दूसरे जंतु को भोजन नहीं बनाता। नहीं तो आप उसको बोल दे कि यार ये मांसाहारी टाइप। वैसा सिस्टम नहीं है कि जो मांसाहारी में था और सर्वाहारी में होता है कि एक व्यक्ति दूसरे जंतु का मांस खा रहा है, ऐसा नहीं है, उसको मार कर खा रहा है, ऐसा नहीं है परजीवी में। परजीवी में क्या है, एक जंतु दूसरे जंतु से भोजन प्राप्त करेगा अलग अलग माध्यम से, उसे हम कहते हैं परजीवी। जैसे कि मच्छर, मच्छर हमें काटता है तो हम मार के नहीं खा रहा है, लेकिन हमारा खून, जैसे जू हो गए, कोलकृमि हो गए, उम्मीद है ये वाला जो शब्द है दूसरे जंतु से स्पेशली आपको समझ आ गया होगा। फिर दोस्तों मृतोपजीवी की हम बात कर लेते हैं, या फिर मृतोपजीवी पोषण में क्या है दोस्तों, जब जंतु अपना भोजन सड़े गले और मृत पदार्थों से तरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, उसे कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। इसमें कवक और जीवाणु आदि शामिल होते हैं। क्या होता है, जब जंतु अपना भोजन सड़े गले और मृत पदार्थों से तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में, किस रूप में प्राप्त करता है, तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, तो उसे हम कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। इसमें उदाहरण है कवक एवं जीवाणु। फिर बात करते हैं पादप पोषण की। दोस्तों पौधों को अपनी वृद्धि हेतु विभिन्न पोषक पदार्थों की जरूरत होती है, हम सभी जानते हैं, और यह पोषण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। और दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण हो गया जिसकी चर्चा हमें करनी है, और दूसरा विषमपोषी पोषण हो गया। ठीक, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं स्वपोषी पोषण की, कि आखिर स्वपोषी पोषण होता क्या है। इसमें जब पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की मदद से प्राप्त करते हैं, स्वपोषी मतलब खुद से ही बना रहे हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल आदि, ये दो प्रकार का होता है। एक प्रकाश से स्वपोषण होता है, दूसरा रासायनिक स्वपोषण होता है। तो दोस्तों प्रकाश से स्वपोषण में क्या है, इस पोषण में पौधे अपने भोजन का निर्माण सूर्य की ऊर्जा से करते हैं, जैसे कि हरे पौधे। रासायनिक में क्या होता है, इस पोषण में पौधे अपना भोजन निर्माण रासायनिक पदार्थों तथा किण्वन से करते हैं, जैसे नाइट्रोजनीकरण, जीवाणु आदि। इनको ध्यान रखें। हमने बात कर ली स्वपोषी पोषण की, अब आते हैं विषमपोषी पोषण पर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पौधे स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते या नहीं कर सकते, और ये भोजन के लिए दूसरे जीवों व पौधों पर निर्भर होते हैं। इसमें निम्न भागों में हम विभाजित करके देख सकते हैं। इसमें पौधे कौन कौन से आते हैं, परजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे और कीटभक्षी पौधे। परजीवी पौधे होते हैं अमरबेल और रेफलेशिया। मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण है माइकोराजा एवं अन्य कवक। और कीटभक्षी पौधे दोस्तों यूट्रिकुलेरिया या ब्लैकबर्ट या घटपर्णी कहते हैं, घटपर्णी। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें याद रखें, यूट्रिकुलेरिया जिसे हम ब्लैकबर्ट भी कहते हैं, घटपर्णी जिसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें, कीटभक्षी के ये एग्जाम्पल है, मृतोपजीवी के माइकोराजा और कवक वगैरह एग्जाम्पल है, परजीवी के अमरबेल और रेफलेशिया एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। विषमपोषी पोषण में क्या होता है, पौधे स्वयं अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाते बल्कि दूसरे जीवों पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसे हम कह देते हैं विषम पोषण, विषमपोषी पोषण। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दोस्तों हम पोषक तत्वों की। यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्स ध्यान रखने होंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर पोषक तत्व होते क्या हैं। दोस्तों जो पदार्थ जंतुओं द्वारा अपनी वृद्धि तथा जैविक क्रियाएं करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। अपनी वृद्धि एवं जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो आवश्यक होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। और दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। बात करेंगे हम जंतु पोषक तत्व की, तो इसमें कार्बनिक पोषक तत्वों में क्या शामिल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। अकार्बनिक में क्या शामिल है, लोहा, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ध्यान रखना है आपको कि कौन सी कार्बनिक में शामिल है, कौन सी अकार्बनिक में शामिल है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन कार्बनिक है, और बाकी जो मिनरल्स हैं, खनिज है, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, ये सभी अकार्बनिक है जंतु पोषक तत्व की यदि हम बात करें तो। अब विस्तार से चर्चा करते हैं कार्बनिक पदार्थों की या कार्बनिक तत्वों की। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की। दोस्तों इसका सूत्र होता है C6H12O6। यहां पर आपको पता क्या दर्शाया जा रहा है, रेशियो C/H/O। इनका रेशियो होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात दिखाया गया है 1:2:1। जब यहां आप डिवाइड करेंगे ना इनको, तो 1:2:1 का ही रेशियो आएगा। तो ध्यान रखें कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात कितना होता है, 1:2:1 होता है, इसको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है दोस्तों, शरीर को त्वरित ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। शरीर का ईंधन भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। स्रोत की यदि हम बात करें दोस्तों, इसका सोर्स है सबसे बड़ा आलू, इसके अलावा अनाज जिसमें गेहूं चावल आप ले सकते हैं। यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की,
तो दोस्तों 3 प्रकार से शरीर में उपस्थित होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। तो दोस्तों सबसे सरलतम रूप है कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड। इसके उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। याद रखें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड के उदाहरण है जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। डाइसैकेराइड की यदि हम बात करें तो इसमें मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट होती है। इसके उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब प्रश्न क्या बनता है, सुक्रोज निम्न में से किससे मिलकर बनता है? तो सुक्रोज दोस्तों फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, माल्टोज बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज से, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज गैलेक्टोज से, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज से, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से। तो इनको आप जरूर याद रखें, सीधे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। फिर पॉलीसैकेराइड की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसमें मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसके उदाहरण है स्टार्च, सेल्यूलोज, गोंद आदि। प्रश्न आएगा स्टार्च निम्न में से किसका उदाहरण है? सेल्यूलोज किसका है, गोंद किसका है, सुक्रोज किसका है? तब आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको यदि दिक्कत हो रही है, ज्यादा स्पीड लग रही तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं इसका तो इस वीडियो को आप फिर से देख लें, क्योंकि आपकी ही डिमांड पर हम अब सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। बस मेरा उद्देश्य ये है कि इतना जल्दी ना हो जाए कि आपका नुकसान हो जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दें एक बार कि स्पीड ठीक है कि कम कर लें। इससे ज़्यादा तो खैर मैं नहीं करूँगा, कम कर सकता हूँ आपके कहने पर, ठीक। फिर दोस्तों अन्य तथ्यों की यदि हम बात करें तो ध्यान रखें सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी फैक्ट लिखे हुए हैं। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं, और सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा या कार्बोहाइड्रेट माल्टोज है। ध्यान रखना है सबसे ज्यादा मीठी कौन सी है? फ्रक्टोज है। टेबल शुगर कहते हैं सुक्रोज को, और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली शर्करा है माल्टोज। इन 3 तथ्यों को याद रखें। और जो माल्टोज है सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती है। और दोस्तों लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर, और कैप्सूल के कवर स्टार्च के बने होते हैं। आपने कैप्सूल देखे होंगे इस प्रकार से, उनमें जो कवर लगे होते हैं वो स्टार्च के बने होते हैं। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। सबसे ज्यादा शर्करा किसमें होती है, या सबसे ज्यादा मीठी कौन सी होती है? मीठी शर्करा वाली फ्रक्टोज होती है, टेबल सुक्रोज होती है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा माल्टोज होती है, मिल्क शुगर लैक्टोज होती है। मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको। कार्बोहाइड्रेट होता है खत्म। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। अमीनो अम्लों की संख्या सामान्यतः 20 होती है, जिनमें से 10 शरीर द्वारा व 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। शोध द्वारा 2 नए प्रकार के अमीनो अम्ल खोजे गए हैं, तो कुल संख्या 22 भी मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना। प्रोटीन के काम जरूर याद रखें दोस्तों। ये कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, किनका? नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और शरीर की रचना के निर्माण में सहायक होते हैं। स्रोत क्या है प्रोटीन का? सोयाबीन, दलहन, मछली, मूंगफली, अंडा आदि। अब प्रोटीन की कमी से होता क्या है दोस्तों? मरासमस और क्वार्शियों का रोग हो जाता है। ये क्या होते हैं? तो दोस्तों जो मरासमस होता है सामान्यतः बच्चों में यह 1.5 वर्ष के पहले होता है, और इसमें होता क्या है? प्रोटीन और वसा दोनों की कमी हो जाती है, इससे मरासमस हो जाता है। क्वार्शियोकर क्या है दोस्तों? यह बच्चों में सामान्यतः 1.5 वर्ष के बाद में होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार की। तो दोस्तों प्रोटीन के प्रकार में दोस्तों साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सबसे पहले जानते हैं कि साधारण प्रोटीन क्या है। दोस्तों ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं साधारण प्रोटीन होते हैं। इसके एग्जाम्पल है फाइब्रिन, ग्लोबिन और सिन। ये किसके उदाहरण है? फाइब्रिन, ग्लोबिन, सिन साधारण प्रोटीन के उदाहरण है जो केवल अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन की। तो दोस्तों ये अमीनो अम्ल प्लस खनिज मिनरल से मिलकर बने होते हैं, जिसके उदाहरण है हीमोग्लोबिन, जो हिम मतलब खनिज प्लस ग्लोबिन मतलब अमीनो अम्ल से बना है। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या है? संयुक्त प्रोटीन है, जबकि फाइब्रिन, ग्लोबिन और सिन कौन से हैं? साधारण प्रोटीन है। फिर बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन की। दोस्तों ऐसे प्रोटीन साधारण प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। ध्यान रखना है, जो व्युत्पन्न प्रोटीन है साधारण प्रोटीन के व्युत्पन्न से बनते हैं। इसका उदाहरण है फाइब्रिन के विघटन से फाइब्रिनोजिन बनता है, थुम्ब्रिन के विघटन से प्रोथुम्ब्रिन बनता है। फाइब्रिन से फाइब्रिनोजिन और थुम्ब्रिन से प्रोथुम्ब्रिन बनता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षा उपयोगी प्रोटीन की। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों दूध में जो सफेद रंग, इसमें कैसिन प्रोटीन, पीला रंग दूध में कैरोटीन, गेहूं में ग्लूटिन पाया जाता है, हड्डी में ओसिन, नाखून व बाल में अल्फा कैरेटिन, मकड़ी के जाल में बीटा कैरेटिन, दाल में प्रोलिमिन, अंडे में एल्ब्यूमिन। फिर से ध्यान रखें, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दूध जिसका सफेद रंग कैसीन, दूध पीला रंग कैरोटीन, गेहूं में ग्लूटिन, हड्डी में ओसिन, नाखून बाल में अल्फा कैरेटिन, मकड़ी के जाल में बीटा कैरेटिन, दाल में प्रोलिमिन,
अंडे में एल्ब्यूमिन, ठीक, ये प्रोटीन है और यहां पर इसके सोर्स लिखे हुए हैं, इसको आप जरूर देखें, ठीक है। अब बात करते हैं फैट की, हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर चुके हैं, प्रोटीन की बात कर चुके हैं, अब बारी आती है वसा की। तो दोस्तों शरीर को संचित ऊर्जा प्रदान करता है कौन? वसा। स्टोरेज एनर्जी उपलब्ध कराता है कौन? फैट। दोस्तों यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करता है, दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है कौन? फैट। प्रतिरोधकता प्रदान करता है कौन? फैट। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। शरीर बीमार होने पर सबसे पहले वसा का उपयोग होता है। प्रतिरोधकता प्रदान करता है, दृढ़ता आप माने ना माने, दृढ़ता की बात नहीं, प्रतिरोधकता की बात है, यहाँ पर इम्यूनिटी की बात है, ठीक है। फिर बीमार होने पर सबसे पहले हमारा जो शरीर होता है वसा का उपयोग करता है। वसा की कमी से शरीर दुबला, त्वचा रूखी हो जाती है, इसको ध्यान रखना है। वसा की अधिकता से हृदय रोग, मोटापा की समस्या होती है। इन बेसिक जो व्यवहारिक समझ वाले बिंदु हैं उनको जरूर ध्यान रखिए। वसा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन ज्यादा कम, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वसा के प्रकार दोस्तों संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड कहते हैं, आपने सुना होगा अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, तो बस यही आपने सुना है वो चीज। दो प्रकार के वसा होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो संतृप्त में क्या है, इसमें अधिक वसा की उपलब्धता होती है, जैसे घी, मक्खन, डालडा, नारियल का तेल। संतृप्त में अधिक वसा की उपलब्धता होती है और असंतृप्त में कम वसा की उपलब्धता होती है, जैसे मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल आदि। फिर बात करते हैं विटामिन की। दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के सुने होंगे आपने, है ना। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरे जल में वसा में घुलनशील। तो उसको बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, के ई डी ए वसा में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखना है, प्रश्न के दिन में से कौन सा विटामिन वसा में या जल में घुलनशील होता है, तो आपको बताना होगा। तो बी और सी जल में घुलनशील, बाकी बचे हुए वसा में घुलनशील। अब बात कर लेते हैं विटामिन की। दोस्तों होते क्या है, रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। कौन? विटामिन। ध्यान रखना है, मरम्मत का काम विटामिन करते हैं, प्रतिरोधकता वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, इसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। तो जान लेते हैं कि यार विटामिन कौन कौन से हैं, क्या नाम है इनकी, कमी से रोग कौन सा होता है, इसके स्रोत कौन से और खोजकर्ता कौन है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कम से कम आप रासायनिक नाम, रोग और खोजकर्ता को जरूर याद रखें। फिर स्रोत आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें, ठीक। सबसे पहले बात करनी है विटामिन ए की। रासायनिक नाम है रेटिनॉल, कमी से रोग होता है रतौंधी। गोल्डन राइस, गाजर, हरी सब्जियां और मूंगफली में पाया जाता है विटामिन ए। मैकुलम ने खोज की थी, बी1 की भी मैकुलम ने की थी, ध्यान रखना है। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलम ने की थी। ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रोग होता है रतौंधी, इसकी कमी से मैकुलम ने खोज की थी। इसमें मिलता है गोल्डन राइस, गाजर, हरी सब्जियां, मूंगफली में मिलता है। विटामिन बी1 थायमीन, इससे बेरी बेरी रोग होता है कमी से। चावल, सभी अनाज में मिलता है, खोजकर्ता मैकुलम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बी रोग होता है, आंवला में मिलता है। होलकट, जेम्स लिंड ने इसकी खोज की थी। फिर विटामिन डी कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम है, कमी से रिकेट्स होता है। सूर्य की किरण, दूध, अंडा में पाया जाता है। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। फिर विटामिन ई टोकोफेरोल, दोस्तों इसका रासायनिक नाम है, बांझपन और एनीमिया इससे रोग होता है, कम हो जाए तो। बादाम, अंकुरित अनाज में ये पाया जाता है विटामिन ई, और हर्बर्ट इवांस ने इसकी खोज की थी। फिर दोस्तों विटामिन के, फिनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, रक्त स्कंदन इसकी कमी से होता है। पपीता, खजूर, कीवी में पाया जाता है, और हेनरिक ने इसकी खोज की थी। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, के का क्नोफिनॉल। ए की खोज मैकुलन, बी की खोज मैकुलन, सी की खोज हुलकट और जेम्स लिंड। हॉपकिंस ने डी की खोज, एवांस्की ने ई की खोज और हेनरिक ने के की खोज की थी। इतना ध्यान रखें। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, जिसमें काफी सारे विटामिन आपको मिलेंगे। इनके रासायनिक नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, बी3 का नियासिन, बी5 का पेंटाथेनिक अम्ल, बी6 का पायरिडीन, पायरिडॉक्सिन, बी7 का बायोटीन, बी8 का इनोसिटॉल, बी9 का फॉलिक अम्ल और बी12 का साइनोकोबालमिन। ठीक, फिर से देख लेते हैं। बी1 राइबोफ्लोविन, बी2 राइबोफ्लोविन, बी3 नियासिन, बी5 पेंटाथेनिक अम्ल, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटीन, बी8 इनोसिटॉल, बी9 फॉलिक अम्ल और बी12 साइनोकोबालमिन। अब ध्यान रखें, बी2 की कमी से मुंह में छाले होते हैं, बी3 से पेलागिरा होता है, बी5 से बालों का सफेद होना होता है, बी6 से पायरिडॉक्सिन जिसका रासायनिक नाम है, इससे एनीमिया, रात के सपने याद नहीं रहते। बी7 दोस्तों बायोटीन, इसमें लकवा और बालों का झड़ना होता है।
B8 से दोस्तों आंत में संक्रमण होता है, B9 से भी होता है आंत में संक्रमण, और B12 से बिना वजह शरीर में दर्द होता है। इनको आपको ध्यान रखना है। मैंने जल्दी जल्दी सारी चीजें बोली, आप पॉज करके 2-3 विटामिन के नाम सुने, पॉज करें, उनका थोड़ा सा मनन करें और फिर प्ले कर दें वीडियो को। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर मुझे बता दें, नहीं तो अगली बार मुझे अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट करनी होगी। यदि ठीक है स्पीड तो बताएं, ठीक नहीं है ज्यादा है तो भी बताएं, ताकि मुझे कम से कम चीजें क्लियर तो हो पाए। ठीक, नहीं तो मुझे इस बात का फिर डाउट रहेगा सारे वीडियो में और आने वाले अगले वीडियो में, या आपको स्पीड ज्यादा लगी या कम लगी, तो आपका रिव्यू बहुत आवश्यक हो जाता है, भले आप इस बात को समझें या ना समझें। अब चलिए स्रोत की चर्चा और कर लेते हैं। विटामिन B2 का स्रोत है दूध और पनीर, विटामिन B3 हरी सब्जी और गन्ना, विटामिन B5 आंवला मूंगफली, B6 दूध एवं हरी सब्जियां, B7 आंवला, B8 दूध एवं हरी सब्जियां, B9 का स्रोत क्या है दोस्तों, ई कोलाई द्वारा निर्माण होता है, इसको आप ध्यान रखें। विटामिन B12 का स्रोत है मछली मांस, वर्षा की बूंदें, इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ यहाँ और फैक्ट दिए हुए हैं उनकी। दोस्तों राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में, बिल्कुल ध्यान रख लें, पोषण विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, कहां पर राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद में है, आपको ध्यान रखना है। और पोषण विज्ञान का जनक कहते हैं लेवोजियर को, इनका नाम भी आप ध्यान रखें। दोस्तों राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र भी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र दोनों हैदराबाद में है। और हाल ही में सरकार द्वारा मोटे अनाज को श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। एक महिला है जो इससे संबंधित है, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों यहां पर एक चीज और लिखी है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये झांसी में। हमने बात कर ली विटामिन की, कार्बनिक पदार्थों की भी बात की पूरी, जिसमें विटामिन शामिल है। अब बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों की। तो दोस्तों इसमें खनिज पदार्थ जैसे कि आयरन, इसका स्रोत है अमरूद पालक, आरबीसी के निर्माण में सहायक है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन दोस्तों स्रोत है समुद्री भोजन, शैवाल, नमक। ठीक है, कार्य का है थायरोक्सिन के निर्माण में सहायक है, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। फिर दोस्तों कॉपर खजूर, चुकंदर, अनार में मिलता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, न्यूट्रोपेनिया और थैलीसीमिया इसकी कमी से हो सकता है। कैल्शियम दोस्तों नींबू, दूध एवं अंडे में मिलता है, दांत हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक है, टिटेनी इसकी कमी से हो सकता है। फिर दोस्तों सोडियम खाने वाला नमक NaCl में मिलता है, दूध अंडे में मिलता है, और कर्तक है मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, यदि सोडियम की कमी पड़ जाए तो डायरिया हो सकता है। फिर पोटेशियम सभी प्रकार के अनाजों में मिलता है, शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है, कमी से लकवा, ध्यान रखें पोटेशियम की कमी से लकवा, सोडियम की कमी से डायरिया, कैल्शियम से टिटेनी, कॉपर से न्यूट्रोपेनिया, थैलीसीमिया, आयोडीन से घेंगा और आयरन से एनीमिया होता है। इन नाम को, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, पीछे संगठन बताए थे, उनको भी आप ध्यान रख लें। पोषण विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक, हमने जल्दी जल्दी चर्चा कर ली इतनी। अब बात कर ली है आहार की, यार आहार होते क्या है, मानव आहार है ना, क्या है। तो उसमें हम देखेंगे कि यार संतुलित आहार को सबसे पहले। ठीक दोस्तों, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित आहार कहलाता है। ना ज्यादा ना कम, ऐसा नहीं कि पोषक तत्व बहुत सारे हो गए तो भी संतुलित नहीं होगा। उचित मात्रा होनी आवश्यक है पोषक तत्वों की, तभी आपका भोजन, तभी आपका आहार संतुलित होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में होते हैं, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि शरीर को प्राप्त हो सके। निश्चित मात्रा में होते हैं, ज्यादा कम दोनों नहीं चलेगा, बैलेंस्ड होना चाहिए। दोस्तों आवश्यक प्रतिदिन पोषक तत्वों की मात्रा के लिए हम बात करें तो दोस्तों आप ये भी ध्यान रख लें कि प्रोटीन 90 ग्राम चाहिए, वसा 50 से 70 ग्राम चाहिए, फाइबर 20 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 400 से 500 ग्राम, ऊर्जा 3000 से 3500 कैलोरी। ध्यान रखें प्रोटीन 90 ग्राम, वसा 50 से 70, फाइबर 20 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 400 से 500 ग्राम और ऊर्जा 3000 से 3500 कैलोरी। अब बात करते हैं दोस्तों शरीर में आवश्यक तत्वों की। दीर्घ मात्रिक तत्व कौन से और लघु मात्रिक तत्व कौन से हैं? ठीक है, ज्यादा और कम मात्रा वाले। दीर्घ मात्रिक में दोस्तों क्या होता है, शरीर में इनकी आवश्यकता अधिक होती है, लघु मात्रिक की कम होती है। इसमें 10 अकार्बनिक तत्व आते हैं दीर्घ मात्रिक में, और लघु मात्रिक में 6 अकार्बनिक तत्व आते हैं। दीर्घ मात्रिक में दोस्तों ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम आते हैं। ध्यान रखें कौन कौन से आते हैं दीर्घ मात्रिक में, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, लोहा और कैल्शियम आते हैं दीर्घ मात्रिक में। और लघु मात्रिक में कौन कौन आते हैं? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम। कौन सा? जस्ता, तांबा, मैग्नीज दोस्तों। मैग्नीशियम आता है दीर्घ मात्रिक में, मैग्नीज आता है लघु मात्रिक में। कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीशियम किस में आता है? दीर्घ मात्रिक में। मैग्नीज किस में आता है? लघु मात्रिक में। बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन ये सभी आते हैं लघु मात्रिक में। 6 इनके नाम भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं आवश्यक कैलोरी कार्य करने की क्षमता के आधार पर। जो दोस्तों व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो पुरुष को 2000 कैलोरी, महिलाओं को 2100 कैलोरी। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले पुरुष को 3000 कैलोरी, महिला को 2500 कैलोरी। 12 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी, महिला को 3000 कैलोरी। इस बात को आप ध्यान रख लो। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर महिलाओं के लिए ज़्यादा कैलोरी, बाकी जगह कम है, लेकिन जैसा भी आप मैनेज करें, आगे रिसर्च करके आप कमेंट सेक्शन में चीज़ों को बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों पोषक तत्व। हाइड्रोजन 10% है, कार्बन 18% है, ऑक्सीजन 65% है, नाइट्रोजन 3% है, बाकी बचा अदर। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लें। ठीक यार, शरीर में ऑक्सीजन कितनी होती है? 65%। कार्बन कितना होता है? 18%। हाइड्रोजन कितनी होती है? 10%। नाइट्रोजन 3%, बाकी अदर। इसको भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं पोषण से संबंधित जीवों के मध्य में संबंध। सकारात्मक संबंध, नकारात्मक संबंध। सकारात्मक में दोस्तों सहजीविता, सहकारिता आती है। नकारात्मक में परजीवी, प्रतिस्पर्धा और असहभोजिता आती है। सकारात्मक सहजीविता और सहकारिता आती है और नकारात्मक में परजीवी, प्रतिस्पर्धा और असहभोजिता आती है। चलिए बात कर लेते हैं सकारात्मक की। उसमें सबसे पहले सहजीविता की, सिम्बायोसिस की। इसे प्लस प्लस संबंध भी कहते हैं। दोनों जीव साथ साथ रहते हैं। उदाहरण लाइकेन, इसमें कवक और शैवाल शामिल है। माइकोराजा, इसमें उच्च पौधों की जड़ें और कवक शामिल है। इसमें दोनों का बेनिफिट होता है साथ में रहने में, है ना, नुकसान किसी का नहीं होता। सहकारिता में दोस्तों इसे प्लस जीरो संबंध भी कहते हैं। एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस प्लस मतलब होता है दोनों को फायदा हो रहा है, प्लस जीरो का मतलब दोनों को, एक को फायदा, एक को फर्क नहीं पड़ता। इसमें होता है कि एक जीव को लाभ, दूसरे जीव को ना लाभ ना हानि होती है, जैसे कि ई कोलाई और मानव। अब बात करते हैं नकारात्मक पोषण की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे परजीवी। इसे एक को तो फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। कैसे? अमरबेल, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। तो जिसके ऊपर रहेंगे ये सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव का तो फायदा होगा, लेकिन जिसके ऊपर रहेंगे उसका नुकसान हो जाएगा, तो माइनस हो गया। ठीक। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? दोनों का नुकसान है, इसमें दोनों जीवों की हानि होती है। और असहभोजिता में एक का नुकसान, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि एंटीबायोटिक बनाने वाले जीव। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सकारात्मक संबंध और नकारात्मक संबंध। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुआ प्लान को साकार करने वाले तथ्य, जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें दोस्तों, अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पहला तथ्य है अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और दोस्तों मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आमाशय से शुरू होता है। एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों, एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय है। क्या? लाइपेज जो एंजाइम है उसका स्रोत क्या है? अग्नाशय है। इसको आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। दोस्तों 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। दोस्तों विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। याद रखें, सहायक आहार कारक किसे कहते हैं? तो विटामिन को कहते हैं। व्यवहारिक क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना हो जाती है ऐसे प्रश्नों में। घाव भरने के लिए विटामिन सी। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं की कमी से किलोसिस रोग होता है। याद रखें, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन अधिक होता है। पानी कैलोरी फ्री आहार है, इसको ध्यान रखना है। कैलोरी फ्री आहार कौन सा है? वाटर या पानी। फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। और फास्फोरस की कमी से क्या होता है आप ये बताएं, चर्चा हमने कर ली है। दोस्तों करौंदा फल में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। करौंदा आपने खाया होगा, इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम,
पोटेशियम, जिंक, विटामिन ए, B6, B12 प्रदान करता है, किंतु इसमें लोहे का अभाव होता है। ध्यान रखें, जो माँ का दूध होता है नवजात के लिए उसमें लोह तत्व का अभाव होता है, इस चीज को ध्यान रखें। दूध में विटामिन सी भी नहीं पाया जाता। अलसी में ओमेगा 3 बसीय अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कौन सा? अलसी, आपको ध्यान रखना है। मायोग्लोबिन लगभग सभी पेशी ऊतकों में पाया जाता है, जिसका मुख्य घटक लोहा है। तो मायोग्लोबिन इसमें क्या है? लगभग सभी पेशी ऊतकों में पाया जाता है, उसका मुख्य घटक क्या है? लोहा है, Fe आयरन है। याद रखें, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो यहाँ Hg का अर्थ मरकरी से है। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक पोषक तत्व बोरान है। ध्यान रखें, दलहनी फसलें होती हैं, आपने उसमें गांठें देखी होंगी इस प्रकार से पेड़ों के बीच में, ब्रांचेस में, तो वो बोरान के कारण होती हैं। और दोस्तों, पौधों में जाइलम के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहां लिखा हुआ है, इस अध्याय की प्रश्न पुस्तिका अंतिम पृष्ठों पर दी गई, तो उसकी चर्चा हम कर लेंगे। दोस्तों, अब हमें चर्चा करनी है मानव शरीर की, तो अगले वीडियो में इसकी हम चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहें साथ में, मेहनत करें, आगे बढ़ें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।